हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त सीए शमसिल आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस फ्री जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स में। और आज का टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई रूल को अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जीएसटी में इसका एक अलग से पूरा एक टॉपिक एक चैप्टर बनाया गया, ये जानने के लिए कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। फ्रेंड्स, हमें पता है अगर जो सप्लाई वो इंट्रा स्टेट होती है यानी कि विद इन द स्टेट, तो जो इनवॉइस हम इशू करेंगे उसमें हम कौन सा जीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई इंटर स्टेट है तो इनवॉइस में क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी कुछ भी नहीं होता है, ये सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है। ये हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था। तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएं कि आईजीएसटी लगाएं, ये हमें कौन सा रूल बताएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल बताएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई को पढ़ना जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे निकाली जाती है। और यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए गुड्स के लिए अलग रूल है एंड सर्विस के लिए अलग रूल है। आज हम देखेंगे सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक जनरल रूल है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, मतलब जो सप्लाई कर रहा है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अगर ये दोनों विद इन द सेम स्टेट होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में होते हैं तो वहां पर बन जाती है इंटर स्टेट सप्लाई। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर के लिए तो कोई रूल की जरूरत नहीं है, ये तो हम उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन देख के भी पता लगा सकते हैं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां का है। तो रूल हमें बताएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां फॉल कर रही है। तो वन बाय वन आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हम लोग दो केसेस देखेंगे, जहां सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में हो या फिर सप्लायर रिसिपिएंट दोनों में से कोई एक आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल रूल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने किसी ऐसी पार्टी को सेल किया है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मतलब बी टू बी। अगर सामने वाला जिसको मैंने सर्विस दी है वो भी रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसीवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है सर्विस उसकी जो लोकेशन है वो क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो। दूसरा रूल, अगर मैंने सर्विस दी और सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में कैसे लगाएंगे हम लोग रूल, क्या लिखा हुआ है, ए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वेयर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट। अगर मैं जिसको सर्विस दे रहा हूं उसका रिकॉर्ड मेंटेन है, मैंने सब चीजें अच्छे से मेंटेन करता हूं, इन शॉर्ट जो रिसीवर है उसका रिकॉर्ड मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसकी लोकेशन हो जाएगी, रिसीवर की लोकेशन। और अगर मैंने रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन नहीं किया है तो क्या लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि मेरी ही लोकेशन। तो सरकार ने यहां पर हर तरीके के रूल को कवर कर लिया है। अगर जो रिसीवर की लोकेशन पता है, रिकॉर्ड एग्जिस्ट है, तो रिसीवर की लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये है जनरल रूल, जहां कोई रूल नहीं लगेगा वहां पर ये रूल लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन की, वहां पर जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा, वहां पर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक रूल अप्लाई होगा। तो वन बाय वन हम देखेंगे स्पेसिफिक सिचुएशन। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक रूल। ठीक है, तो पहला जो रूल है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। आपने घर बनवाने के लिए एक आर्किटेक्ट को हायर किया, ठीक है, आप रहते हैं दिल्ली में, आपका घर बनने वाला है पंजाब में, आपने मुंबई के आर्किटेक्ट को हायर किया। इस केस में तीन लोकेशन आ गई।
आप हैं दिल्ली के, आपका घर बन रहा है पंजाब में और आर्किटेक्ट की जो आपने सर्विस ली है वो आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। तो रूल क्या कहता है कि लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ बोट वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, मतलब जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर बनने वाली है उसकी लोकेशन। तो हमारे एग्जाम्पल में जो हमारा घर है वो कहाँ बनने वाला है, पंजाब में। तो भले ही मैं दिल्ली में हूँ, आर्किटेक्ट मुंबई का है, लेकिन घर कहाँ बनने वाला है, पंजाब में। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कहाँ का निकल के आ गया, पंजाब का। ठीक है फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या बनने वाली है वो लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। किस केस में, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगली सिचुएशन की तरफ। जो पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, केटरिंग, इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं, इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना बहुत ईजी है। सिंपल सा रूल है, वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि जो सर्विस दे रहा है वो कहाँ रजिस्टर्ड है, जो सर्विस ले रहा है वो कहाँ रजिस्टर्ड है। हमें क्या देखना है कि भैया पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, केटरिंग, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं, ये जहाँ पर परफॉर्म हो रही है उस प्लेस को हमें उठाना है और वही हो जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारी अगली सिचुएशन। फ्रेंड्स, हमारे शहर में जो वाटर पार्क होते हैं ना, हर शहर में वाटर पार्क होते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं। तो इस तरीके के जो अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं या हमारे शहर में कोई इवेंट हो रहा है, हम उसको अटेंड करने जाते हैं। तो इस टाइप की जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर भाई एंट्री टिकट वगैरह लगता है और भी बहुत सी सर्विसेज होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी बहुत ईजी है, वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर पार्क इज लोकेटेड। भैया पार्क कहाँ पर है वो, और या वो इवेंट कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर भी हो रहा है वो बन जाएगी मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई। ख़त्म। हमें नहीं देखना है कि वो कहाँ रजिस्टर्ड है। अब भाई एक वाटर पार्क में दिन भर में 100 लोग आते हैं, हो सकता है अलग अलग शहरों से आते हों, अलग अलग सिटीज़ से आते हों, हो सकता है। हमें किसी से मतलब नहीं है, जहाँ पर वो पार्क सिचुएटेड है बस हमें वहाँ को उठा के बना देना है प्लेस ऑफ सप्लाई। चलते हैं अगली सिचुएशन की तरफ। अगली जो सिचुएशन है, जो केस है, वो है सर्विस ऑन अ बोर्ड अ कन्वेंस। मतलब हम लोग कई बार फ्लाइट से जा रहे हैं, फ़्लाइट वाले हमें कई सर्विसेज देते हैं। जैसे कई बार गेमिंग की सर्विसेज, गेम वगैरह होता है, हम ऑन डिमांड गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। आजकल तो ट्रेन में भी ये जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो अवेलेबल हैं। अच्छा, अब सपोज़ एक ट्रेन चली दिल्ली से, वो जा रही है मुंबई, या कोई फ़्लाइट है जो दिल्ली से टेक ऑफ हुई और मुंबई जा रही है। मुझे रास्ते में मैंने सोचा चलो यार मूवीज़ देखते हैं, तो मैंने ऑन डिमांड मूवीज़ की सर्विस ली। अब क्या मैं जो एयरप्लेन है उससे नीचे झाँक के देखूंगा कि भैया मेरी फ़्लाइट कहाँ से जा रही है? ऐसा तो नहीं है ना। तो अब जो रनिंग फ़्लाइट है, रनिंग कन्वेंस है, तो हमें ये नहीं देखना है कि मैंने सर्विस कहाँ से ली, उस समय मेरी फ़्लाइट कहाँ से गुजर रही है। ऐसा नहीं है। रूल क्या कहता है कि भैया लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, हमें देखना है वो फ़्लाइट कहाँ से टेक ऑफ हुई, वो कन्वेंस कहाँ से चला, वो ट्रेन कहाँ से चली। सिंपल, जहाँ से भी प्लेन टेक ऑफ हुआ है वो जो भी प्लेस होगा उसको हम बना देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कोई भी सर्विस जो हमें फ़्लाइट में मिलती है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, जहाँ से उसका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। बहुत ईजी था फ्रेंड्स। चलते हैं अगले केस की तरफ। फ्रेंड्स, जो ट्रेनिंग की सर्विसेज होती हैं, जो परफॉर्मेंस की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जैसे मैं जीएसटी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जीएसटी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ एंड सपोज मैं जिसको जीएसटी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो सामने वाला बंदा क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है तो फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या लिखा हुआ है रूल में, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सामने वाले बंदे से मैं पूछूंगा
भैया आप कहाँ रजिस्टर्ड हो, वो जिस भी शहर में रजिस्टर्ड होगा वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर सामने वाला बंदा जिसको मैं जीएसटी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो रजिस्टर्ड नहीं है, अब मैं क्या देखूँगा, कहाँ पर सर्विस एक्चुअल में, वो ट्रेनिंग एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है। सिंपल, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जहाँ पर ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। फ्रेंड्स, क्रिकेट मैच हमने देखे हैं, फुटबॉल मैच देखे हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारी टीवी पर अवार्ड शो आते हैं, उसमें एक्टर एक्ट्रेसेस परफॉर्म करती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी इवेंट कंपनीज को हायर किया जाता है, ठीक है। इस केस में भी अगर ये सर्विसेज किसी ऐसे पार्टी को दी जा रही हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अगर वो रजिस्टर्ड है कोई टेंशन नहीं है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, वेयर इवेंट इज हेल्ड, जहां पर इवेंट एक्चुअली में हो रहा है उसको बना देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यहां भी वही दो सिचुएशन है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और हम ऐसी सर्विस दे रहे हैं, तो अगर हमने किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो हमें दिमाग नहीं लगाना है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करना है, प्लेस एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर गुड्स ट्रक में, ट्रेन में, वेसल में या जो भी ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल होती हैं, जहां पर गुड्स को चढ़ाया गया है, बस उस प्लेस को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कैसे पीछे रह सकते हैं। अगर आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है, आप बस वगैरह चलाते हो, ठीक है, आप दिल्ली से वैष्णो देवी तक बस चलाते हैं, ठीक है। अब बहुत से जाहिर सी बात है बहुत से ट्रैवलर हैं जो वैष्णो देवी जाते हैं दिल्ली से, ठीक है। अगर कोई बंदा जिसको आप सर्विस दे रहे हो, जिसको आप लेके जा रहे हो अपनी बस से, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो बस सिंपल रूल जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, वहाँ तो दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन आप ऐसे बंदे को दिल्ली से जम्मू लेके जा रहे हो जो रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में क्या करना है, वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन कन्वेंस, जहाँ पर पैसेंजर उस बस में चढ़ रहा है, उस कन्वेंस में चढ़ रहा है, तो जहाँ से वो चढ़ रहा है वो हो जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल, बहुत इजी रूल है, इसमें कोई भी ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप इनको लॉ में जाके पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं। मैंने क्या किया हुआ है, उन रूल्स को पढ़ के एक क्रक्स निकाला हुआ है ताकि मैं समराइज्ड वे में आपके सामने कम समय में ज़्यादा नॉलेज रख सकूं। सो अगर आपको मेरे लेक्चर्स वीडियोस पसंद आ रहे हों फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड यार जो लाइक का बटन है ना उसको प्रेस कर दो। ठीक है, अगला जो केस है वो है इंश्योरेंस सर्विस का। देखिए फ्रेंड्स, अगर इंश्योरेंस सर्विसेज हमें कौन सी सर्विस देती हैं भाई, वो हमें इंश्योरेंस करके देती हैं कि किसी भी मिस हैपनिंग पर वो क्या करती हैं, हमें कुछ पैसे देती हैं, हमारे खर्चों का रिम्बर्समेंट देती हैं। तो इस तरह की सर्विस कौन देता है, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो अगर इंश्योरेंस सर्विसेज किसी को सर्विस दे रहे हैं और वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तब तो भैया लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ये कॉमन है देखिए सब में। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है फिर क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर, इफ रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल। अगर जिसको इंश्योरेंस की सर्विस दी जा रही है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि लोकेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जो भी इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है उसकी लोकेशन बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। कहाँ पर, जहाँ पर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये था इंश्योरेंस सर्विसेज।
बैंकिंग सर्विसेज। देखिए, अगर बैंकिंग सर्विसेज में जो बैंक सर्विस क्या देते हैं? बैंक सर्विस ये देते हैं जैसे लोन देना, ठीक है, डिपॉजिट, विड्रॉल, बहुत से बैंक इंश्योरेंस भी करके दे रहे होते हैं, और भी बहुत सी सर्विसेज तो डीडी बना के देते हैं, है ना। तो ये सारी सर्विसेज बैंक हमें देता है, इसके लिए वो चार्ज करता है हमसे प्रोसेसिंग फ़ी। जैसे एटीएम, हमको एटीएम देता है, उस पर एनुअल फीस चार्ज करता है, तो आप देखना उसके ऊपर जीएसटी भी लगा होता है। तो ये सर्विसेज बैंक हमें देता है। तो अगर बैंक सर्विस दे रहा है, बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है किसको? जिसका रिकॉर्ड अवेलेबल है बैंक के पास। तो अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि लोकेशन ऑफ बैंक इटसेल्फ। ठीक है। वैसे 99% केस में बैंक जिसको सर्विस देता है तो रिकॉर्ड अवेलेबल होता है बैंक के पास, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगी। इन केस अगर रिकॉर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है। लास्ट, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। देखिए कई बार क्या होता है ना, जो केबल, डिश एंटीना, टाटा स्काई वगैरह, ठीक है, तो जहाँ पर ये एंटीना इंस्टॉल होते हैं, बेसिकली जहाँ पर ये लीज सर्किट्स या जो डिवाइस होते हैं जहाँ पर ये इंस्टॉल होते हैं, तो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के केस में उस इंस्टॉलेशन की लोकेशन को ही क्या माना जाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अगर जो प्रीपेड पोस्ट पेड कनेक्शन है, ठीक है, प्रीपेड नहीं पोस्ट पेड, तब तो बहुत इजी है भैया, जो पोस्ट पेड बिलिंग एड्रेस है उसको बना देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्योंकि पोस्ट पेड में क्या होता है, जनरली सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है और हर महीने बिल आता है, तो जहाँ पर बिल हो रहा है जिस एड्रेस पे, वो हो जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। और कई बार हम लोग जब कहीं जा रहे होते हैं रोड से, तो आप देखो सड़क के किनारे कैनोपी लगा के लोग सिम बेचते हैं, है ना। जो एजेंट होते हैं, छोटे छोटे सेलिंग एजेंट, वो सिम बेचते हैं और बहुत चीज़ें, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब चीज़ें ले लीजिए। तो ये जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, इसमें जो होती है लोकेशन, वो कैसे निकालेंगे? तो भैया लोकेशन ऑफ सेलिंग एजेंट, जहाँ से वो सेलिंग एजेंट सिम वगैरह बेच रहा है, तो भैया वो हो जाएगी क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। ये है टेलीकम्युनिकेशन केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमने देखे अभी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रूल। अब फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। आज सर्विस कवर करी है, अगले लेक्चर में गुड्स कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।